Hello everyone, welcome to online economics class. Students, we are discussing chapter number 5, that is money, and it is the second unit of macroeconomics in class 12. So accordingly students, लास्ट वीडियो मैंने आपसे डिस्कस किया था अबाउट द मनी. सो बाय द डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली, तो लास्ट वीडियो मैंने आपसे डिस्कस किए थे फीचर्स ऑफ मनी और उसके अकॉर्डिंग हमने मनी को डिफाइन किया था. मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value, and means for standard of deferred payment. यही 4 पॉइंट हमने फीचर में भी डिस्कस किए थे. आज का जो हमारा टॉपिक है that is supply of money. So the definition of supply of money is, money supply refers to total volume of money held by public at a particular point of time in an economy. So we can say that supply of money is a stock concept. मैंने अभी कहा था कि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को शो करती है. तो मैंने अभी आपको कहा था कि सो सप्लाई ऑफ मनी इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट. क्यों है स्टॉक कॉन्सेप्ट? इट इज़ रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. साफ साफ लिखा हुआ है कि पॉइंट ऑफ टाइम. तो हमने पढ़ा था कि हम जब फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर में, इकोनॉमिक्स की डिफरेंट टर्म्स को पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र करते हैं तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाता है, और जब पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र करते हैं देन वो कॉन्सेप्ट बन जाता है फ्लो कॉन्सेप्ट. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि मनी सप्लाई या सप्लाई ऑफ मनी को पॉइंट ऑफ टाइम मेज़र किया जाता है, सो इट इज़ ए स्टॉक कॉन्सेप्ट. सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड्स ओनली दैट स्टॉक ऑफ मनी विच इज़ हेल्ड बाय दोज हु डिमांड मनी, नॉट बाय दोज हु सप्लाई मनी. तो डेफिनेशन ये कहती है कि भाई सप्लाई ऑफ मनी, तो डेफिनेशन ये कहती है कि सप्लाई ऑफ मनी मनी के उस स्टॉक को इंक्लूड करता है जो कि हेल्ड, जो कि उन लोगों के पास हो जो कि इसकी डिमांड करते हैं, ना कि उनके पास जो इसे सप्लाई करते हैं. अब ये भी पता होना चाहिए कि हु क्रिएट डिमांड ऑफ मनी एंड हु सप्लाई. तो चलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि डिमांड कौन करता है और सप्लाई कौन करता है. हम कह सकते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी क्या है, एक्चुअली इट इज़ ए मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली. सो अकॉर्डिंग टू दिस, डिमांड क्रिएट करती है पब्लिक, और हम ये कहेंगे कि मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली इज़ मनी सप्लाई. अब पब्लिक टर्म में क्या सिग्निफाई होता है? इट इज़ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स. तो पब्लिक जब वर्ड यूज़ हो रहा है कि भाई ऐसी मनी सप्लाई में हम वही मनी इंक्लूड करते हैं जो पब्लिक के पास होती है, तो पब्लिक में इंडिविजुअल्स भी आ जाएंगे और साथ में बिजनेस फर्म्स भी आती है. तो ये दोनों हम कह सकते हैं फॉर्म सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर, ये दोनों डिमांड करते हैं मनी की, और जो गवर्नमेंट है या फिर बैंकिंग सिस्टम है वो अरेंज करता है इस कैश को. सो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम इज़ ए सप्लायर ऑफ मनी. सो यहाँ पर हमने नोट में भी लिखा है, सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड्स स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि ये सप्लायर है. सप्लाई ऑफ मनी में हम क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? जो स्टॉक गवर्नमेंट के पास होता है. जैसे हमने अभी कहा कि ये
गवर्नमेंट क्या है, सप्लायर है, और नंबर 2 स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम, बिकॉज दीज बोथ आर द सप्लायर ऑफ मनी। नाउ द नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कैसे मेज़र किया जा सकता है? सो वैसे तो मनी सप्लाई को मेज़र करने के 4 अल्टरनेटिव मेज़र्स हैं, मतलब अलग अलग तरीके से हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन 12th क्लास के अंदर हमारे जो कोर्स में है वो M1 मेज़र ऑफ मनी सप्लाई है। तो अभी हम जो क्लास 12 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं वो है M1 मेज़र ऑफ मनी सप्लाई। इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपका आ जाएगा मेज़र ऑफ मनी सप्लाई। जब हम M1 की बात कर रहे हैं तो उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इज़ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, वो चाहे कॉइन्स में हो या फिर पेपर नोट्स में। तो C रिप्रेजेंट करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। नंबर 2 इज़ डी शोइंग द डिमांड डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक के पास जो पब्लिक का डिमांड डिपॉजिट होता है, जिसके अंदर आपके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का बैलेंस हो जाता है, वो भी हम M1 के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। एंड नंबर 3 कंपोनेंट इज़ अदर डिपॉजिट्स। सो अदर डिपॉजिट्स में डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ नाबार्ड, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स, और साथ में डिमांड डिपॉजिट्स वर्ल्ड बैंक के और IMF के भी हम इंक्लूड करते हैं। तो ये आपके 3 कंपोनेंट होते हैं M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई के, डैट इज़ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, नंबर 2 डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद कमर्शियल बैंक, एंड नंबर 3 इज़ अदर डिपॉजिट। तो अदर डिपॉजिट्स में आपके डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ नाबार्ड, नंबर 2 फॉरेन सेंट्रल बैंक्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, नंबर 2 आपका डिपॉजिट ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, एंड डिमांड डिपॉजिट ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन तीनों कंपोनेंट को सम करके इकोनॉमी के अंदर हम M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई को फाइंड कर सकते हैं। सो स्पेशली अदर डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड्स डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री विद RBI। तो जो गवर्नमेंट का डिपॉजिट है RBI के पास, वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं अदर डिपॉजिट्स में। एंड नंबर 2 डिपॉजिट्स ऑफ द कंट्री बैंकिंग सिस्टम विद RBI। तो RBI के पास जो 2 तरीके के डिपॉजिट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या फिर बैंकिंग सिस्टम के, इन दोनों को ही हम अदर डिपॉजिट्स में काउंट नहीं करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि RBI के पास जो नाबार्ड का डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट है, वो हम इंक्लूड करेंगे अदर डिपॉजिट के अंदर। लेकिन ये जो दोनों हैं, इन दोनों को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।